हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टाइप की क्लास, एक नए टाइप का लेक्चर। मीन्स पहले वाले लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में क्या डिफरेंस है। सो एक छोटा सा डिफरेंस है प्यारे बच्चों। पहले जो अपनी क्लास होती थी उसके अंदर हम एक या दो टॉपिक को ही कवर करते थे। आज की मेरी इस क्लास का बनाने का मेन मोटो है, क्योंकि अपना सिलेबस एक बार रिवाइज हो चुका है कंप्लीट। सो अब मैं चाहती हूं कि आपको एक ही सिंगल लेक्चर के अंदर, एक क्लास के अंदर आपको कंप्लीट यूनिट रिवाइज करवाई जाए। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें 2 चैप्टर हैं आपके। सो मैंने कोशिश की है कि अपने इसी वीडियो के अंदर मैं उन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करूं। और आपकी बाकी जैसे प्रदीप है, दिनेश है, मॉडर्न एबीसी है, बाकी बहुत सारे आपकी अरिहंत की बुक्स वगैरह भी हैं और भी कई राइटर्स की बुक है। सो उन्होंने क्या पता 2 या 3 से ज्यादा भी पार्ट बना रखे हों आपके एक सिंगल यूनिट के, लेकिन मैं मेन बात करती हूँ एनसीईआरटी की। तो जो टॉपिक डिस्कस होंगे आज की क्लास के अंदर वो मैंने आपको साइड में लिखे हैं। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जो अपना लास्ट वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक, जो कैपेसिटेंस वाला है, उसमें एक आध टॉपिक और डिस्कस किया जाएगा। So let us start with first topic of this unit and that is electrostatics। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है चार्जेज को। जब आपके चार्ज किस पे है? रेस्ट के ऊपर है। मीन्स एक स्पेशल टाइप की ब्रांच जो डिस्कस करती है सिर्फ उन चार्ज को जो आपके किस में होते हैं? रेस्ट के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे बेसिक है। सो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूं इस टॉपिक के बारे में। जैसे नंबर 1, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे ड्यूफे। उन्होंने हमें बताया था बेटा कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, लेकिन उनका टाइप कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, मींस उसमें सिंबल क्या है ये उन्होंने हमें नहीं बताया था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने हमें ये बताया कि जो 2 टाइप के चार्ज हैं उनमें से एक आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद फर्दर स्टडी हुई इसके ऊपर, तो पता चला एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम ये है। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब बात अगर करें सीजीएस यूनिट की, तो वो आपकी होती है स्टैट कूलम। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस कूलम एंड दिस स्टैट कूलम, दोनों में रिलेशन क्या है? सो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 9 स्टैट कूलम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट थिंग इज चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू Q/T। अगर यहां से आप Q को निकाले तो I into T। इस बिहाफ पे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लाइक M0 L0 T1 A1, या कई बुक्स में आपको सिंपल AT भी मिल सकता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट थिंग इज जो आपका चार्ज है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि अगर पॉजिटिव है तो उसका अमाउंट ज्यादा है। प्रोटॉन के ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। मींस उनका सिर्फ सिंबल अपोजिट होता है बेटा, अदरवाइज जितना एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? तो वो आपकी जो मेन है वो मैंने डिस्कस की है, 7 है। लाइक नंबर 1, चार्ज इंटरेक्ट विद ईच अदर। मींस वो आपके अट्रैक्ट कर सकते हैं या आपस में रिपेल करते हैं। आप ये पॉइंट आगे पीछे भी लिख सकते हो, नो डाउट। आपको कोई इनको रटना नहीं है बेटा, मैं जैसे आपको इनको एक नंबरिंग दी है, आप आगे पीछे जो आपको लर्न है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज चार्ज इज ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम टाइप के चार्ज आपके क्या करते हैं? रिपेल। अपोजिट टाइप के चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दो सेम टाइप के चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन पे? कि 2 में से एक का मैग्नीट्यूड बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए। सो उस केस के अंदर आपके 2 सिमिलर टाइप के चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और भी क्वेश्चन आता है कि आपके डिफरेंट टाइप के चार्ज रिपेल कर सकते हैं? यस, वो भी रिपेल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन पे, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव का जो गैप है
वो इतना ज्यादा कम हो जाए कि उनकी इंटर एटॉमिक जो स्पेसिंग होती है उसको डिस्टर्ब करे, तो उस केस में दो डिफरेंट टाइप के चार्ज भी रिपेल करते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट इज चार्ज कैन बी ट्रांसफर हो सकता है। तो आपने जब क्लास में डिस्कस किया था तो हमने 3 मेथड पढ़ी थी, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, राइट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दैट इज इंपॉर्टेंट। मास नहीं है, नो चार्ज, बट व्हाइल मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज नहीं है तो मास नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, मास है चार्ज नहीं है। सो ये चीज में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ये लास्ट वाले पॉइंट को प्लीज और प्लीज आप ध्यान से पढ़ना, ओके। सो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। सो वेट अ मिनट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ। सो यस, कूलम्स लॉ का हमारे फॉर्मूला क्या था, अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाता है। तो दोनों जो आपके जो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। इसके अंदर जब न्यूमेरिकल निकालने जाते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऐसे ड्राइव करना कम चांसेस है बेटा, न्यूमेरिकल की ज्यादा चांसेस है, तो न्यूमेरिकल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके पूरे की वैल्यू आपके पास होती है 8.99 × 10⁻⁹, जो बुक में आप पढ़ते हो 9 × 10⁹, वो राउंड ऑफ करके होती है। नेक्स्ट थिंग, अगर सिर्फ आप ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछो तो वो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट आप ध्यान रखना, यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट होती है, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, और साथ ही इसका नाम क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कई बच्चों को इसका नाम ही नहीं पता होता, तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगेगा कि मैम इन पे इतना फोकस क्यों कर रही हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल या कोई बड़ा सा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन उसमें से कुछ छोटी छोटी बारीक सी चीजें पूछी जाती हैं वो नहीं आती हमें, या हम बोलते हैं बुक से देख लेंगे, तो हम क्यों बुक से देख लेंगे, अगर हम इनको लर्न कर सकते हैं तो उससे अच्छा क्या है प्यारे बच्चों, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर सेम लॉ बेटा कूलम्स आपका सेम लॉ वेक्टर फॉर्म में आए तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिंबल आएगा, साथ ही एक फोर्स नेगेटिव होती है और एक फोर्स आपकी क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सपोज ये दो चार्ज हैं, बीच का सेपरेशन x है और x एक्सिस की अलोंग लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे आपने कई बुक में पढ़ा होगा r यूनिट वेक्टर आता है, यहाँ पे r का स्क्वायर होता है, फिर r यूनिट वेक्टर को आप ओपन करते हैं। सो मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग लिया है, तो यहाँ पे i कैप लगाया है मैंने, ठीक है, i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। सो आई होप आपको कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको क्लियर है। सो वेट अ मिनट, वन थिंग इज, ये जो आपका कूलम्स लॉ है बेटा, इनके बीच की जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहती हूं। जैसे नंबर 1, अगर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है तो वो आपकी होंगी, सेम है तो क्या होगा आपका अट्रैक्टिव, डिफरेंट है तो क्या होगा आपका रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपकी वो क्या है, सेंट्रल है, कंजर्वेटिव है, और साथ ही दो चार्ज के बीच की जो ये फोर्स है ये किसी थर्ड चार्ज के आने से डिस्टर्ब नहीं होती। सो लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस टाइप से हमने अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक रीजन है किसी चार्ज के चारों तरफ का, सराउंडिंग का, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है उसके इन्फ्लुएंस में तो या तो अट्रैक्ट होता है या फिर क्या करता है, रिपेल। जैसे अगर मैं बात करूं, दोनों चार्ज आपके सेम हैं तो उनका प्रोडक्ट 0 से ज्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, सेम चार्ज रिपेल, और जो फोर्स होगी वो होगी रिपल्सिव। और अगर दोनों चार्ज, जो चार्ज है और जिसके इन्फ्लुएंस में दूसरा चार्ज आ रहा है वो अपोजिट है, मींस उनका प्रोडक्ट आपका 0 से लेस है, तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो अगर मैथमेटिकली देखा जाए इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम ई से लिखते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, ये स्मॉल चार्ज। नेक्स्ट अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए, फोर्स का जब फॉर्मूला पुट करोगे तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज आपका कैंसिल होगा,
सो मेन जो आपका फॉर्मूला है वो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू आई कैप, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में हमने लिया है। यूनिट आपकी होती है इसकी न्यूटन पर कूलम, या कहीं कहीं पे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट को वोल्ट पर मीटर भी स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने, क्योंकि अभी तो आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कंडक्टर वाले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू V बाई एल ये फॉर्मूला पढ़ा था, वहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड की ये यूनिट आपकी बनती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट O इन ईच केस शोन बिलो इज 0। कई बार बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके नीट के, जेई के और भी आपके कई एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि इनमें से कोई भी आपको फिगर गिवन है, डायग्राम गिवन है आपको, और ये पूछा जाए चार ऑप्शंस में से कि इनके सेंटर पे O पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, तो आप बिना देखे 0 पे टिक करके आ सकते हैं। राइट? सो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा फोर्स करके सारी शेप्स को अच्छे से देख लेना, ठीक है, कि कहां पे क्या चीज ली गई है, हर जगह चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीज है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस। सो ये अपना है नेक्स्ट टॉपिक। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये फैराडे ने डिस्कवर की थी। मींस इनके बारे में जो बताया था वो फैराडे ने बताया था। ये जो आपकी लाइंस होती है बेटा, एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, नॉट एक्चुअल और रियल लाइंस। इनकी शेप दो टाइप की होती है, या तो स्ट्रेट या फिर आपकी हो सकती है कर्व। अगर इनकी शेप कर्व है तो उस टाइम पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसकी? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की। अब नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग गिवन एरिया, या क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोल सकते हो, वो आपको बताता है स्ट्रेंथ के बारे में, कि अगर नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, जहां पे नंबर ऑफ लाइन कम है वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। दो टाइप की आपकी हो सकती है इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है, या तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगी तो दो लाइंस के बीच की जो सेपरेशन है वो आपकी कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म में कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। नेक्स्ट है, कुछ आपके पास बोर्ड पे ये डायग्राम है जो आप बुक्स में देखते हो मेनली, जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है सो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आपकी होती है आउटवर्ड, ये स्टार्ट करके इंफिनिटी तक जाती है। नेगेटिव की वजह से इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे आती है, मतलब इनवर्ड होती है आपकी। फिर है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। डाइपोल मींस पेयर है तो इक्वल और अपोजिट चार्ज का, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सो आपकी कहां से स्टार्ट होती है ये लाइंस? पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाती हैं। नेक्स्ट है, अगर दो सेम चार्ज है, यहाँ पे तो अपोजिट लिया था, अब दोनों को सेम लेते हैं, दो है और सेम चार्ज है, सो दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और जो फील्ड लाइन का आपका पैटर्न होगा वो इस शेप का होगा। नेक्स्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी, 5-6 प्रॉपर्टीज आपको बुक में मिलेंगी, तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। जैसे नंबर 1, ये सारी बातें आप प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो मेन है, जैसे कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, ये बीच में इनका ब्रेक नहीं होता, सडन ब्रेक। कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप कैसे? जैसे आप यहां देखिए, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई लेकिन नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो गई। ये नहीं है कि वापस से नेगेटिव से ये पॉजिटिव पे गई। अगर ये वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाती तो ये क्लोज लूप बनाती, जो इन्होंने नहीं बनाया। कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड पॉइंट है जो, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर कट करेंगी तो क्या होगा? यहां से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, तो उसका रीजन लिख के आ सकते हो। अगर वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी बेटा, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप ये सिंपली लिख के आ सकते हैं। अच्छा, कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शेप दे दी जाती है अलग अलग टाइप की, और आपको बताना होता है कि किस टाइप की इलेक्ट्रिकल जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो पॉसिबल नहीं है। सो मैंने 2-4 आपके लिए बनाया है। जैसे ये वाला चार्ज है आपका, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो जूम करके सारे के सारे आप डायग्राम्स को देखना। ये जो केसेस हैं, अगर आपको पेपर में किसी एग्जाम में सेम शेप देखने को मिले तो आप इनको लिख के आ सकते हो कि ये पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के बारे में डिटेल में करेंगे। सो वेट अ मिनट।
ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, when separated by a very small distance, say 2a और 2l। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। वाटर मॉलिक्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। फिर उसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपल डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ either the charge, whether positive or negative, into separation between them, means plus minus 2a cross q। 2a कई बुक में आपको यहाँ पे 2l भी देखने को मिल सकता है। सो ये डिस्टेंस है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 2a या 2l। क्यों आपका चार्ज है दोनों में से कोई भी। सो नेक्स्ट थिंग इज, जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है कूलम मीटर। एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताऊंगी प्यारे बच्चों, आप हमेशा देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये मीटर है, इसकी यूनिट ए की, चार्ज की कूलम है, तो इसके अकॉर्डिंग तो सीक्वेंस क्या हुआ mc, लेकिन हमेशा आप क्या लिखना cm करके लिखना बेटा, क्योंकि mc से तो कई बार ये लगता है कि आपका मिली कूलम ना हो, राइट। सो cm जो आपका सिंबल है ये लिखने का इसका सही तरीका है। अगर वो पहले पीछे कोई गलत नहीं है लेकिन एक प्रॉपर वे जो होता है लिखने का यूनिट का, तो उसके अंदर c को पहले लिखना चाहिए, m को बाद में लिखना चाहिए। अच्छा, कई बार इसकी सीजीएस यूनिट पूछी जाती है डिबे में, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि डिबे क्या है, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा था। सो प्लीज आप फोकस करना, कई बुक के अंदर डाइपोल मोमेंट की सीजीएस यूनिट आपको डिबे में मिलेगी बेटा। एक डिबे में क्या रिलेशन है, 1 डिबे इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -18 ESU और CM के अंदर, ये इसके इक्वेट होता है आपका, राइट। उसके बाद आपका है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, इलेक्ट्रिकल जो आपका डाइपोल है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम फील्ड की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस नो डाउट, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन यहां पे बात हो रही है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सो इलेक्ट्रिकल डाइपोल में प्लीज और प्लीज कई बार डायरेक्शन पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए मैं इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूं बेटा। सो नेगेटिव टू आपकी पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, अगर आइडियल डाइपोल पूछा जाए तो वो क्या होगा। सो आइडियल डाइपोल के डेफिनेशन में अगर आपके ये जो चार्ज है ना, इनकी वैल्यू तो ज्यादा हो, इनका साइज बड़ा हो, इतना बड़ा कि जो बीच का डिस्टेंस है ये ना के बराबर हो जाए। मैंने शॉर्टकट में लिखा है लार्ज वैल्यू ऑफ Q एंड नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ 2a, ना के बराबर वैल्यू हो उनके बीच की सेपरेशन की। सो दैट मींस दैट इज एन आइडियल डाइपोल। नेक्स्ट थिंग इज, एक एग्जांपल लिया है मैंने, सपोज एक आपके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का सेपरेशन है 1 एंगस्ट्रॉम और हमें कैलकुलेट करने को दिया जाए एग्जाम में डाइपोल मोमेंट निकालें, तो आप उनकी वैल्यू पुट करके उसके लिए p की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज, इस सेम टॉपिक में हमने बहुत सारे सब टॉपिक ड्राइव किए थे, जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमने निकाला था एक्सियल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे, एक रिलेशन निकाला था। कई बार एग्जाम में रिलेशन आता है बेटा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट और ए पॉइंट विच इज कम एट इक्वेटोरियल लाइन, मींस इक्वल डिस्टेंस पे, अनइक्वल डिस्टेंस पे, या ऐसा आ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू बोथ दीज लाइन, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। अच्छा, फोर्थ एक और भी केस किया था हमने क्लास में कि सपोज एक पॉइंट है वो ना तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एक्सियल पे है ना ही इक्वेटोरियल पे है, वो कहीं किसी एंगल पे है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो ये 3-4 सब केसेस थे, तो अभी ड्राइव में नहीं कर रही हूं क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है चैप्टर का। सो मैंने उनका जो मेन रिजल्ट था वो लिखा है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आपको ये कंप्लीट करना है तो आप बैक में जाके जिस वीडियो में हमने ड्राइव किया था वो वीडियो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज ई एक्सियल, जो आपका है एक्सियल पॉइंट पे एक्सियल लाइन होती है बेटा, अगर इस लाइन को एक्स एक्सिस के लोग इधर उधर इसको क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं, तो उसको एक्सियल बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन जो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे सेंटर पे, तो वहां पे होता था 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। एक इंटरेस्टिंग बात और है, एग्जाम में कई बार आता है, डाइपोल में दो चार्ज है, दो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका डिस्टेंस के साथ क्यूब का रिलेशन है।
एक चार्ज की वजह से स्क्वायर का रिलेशन होता है। सो इन चीजों को भी प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल पे आपका P टाइम दिस होता है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए आया प्यारे बच्चों, पहले वाले केस में, एक्सियल के केस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल की डायरेक्शन सेम होती है। इक्वेटोरियल पे जब हम निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल डायपोल की और जो नेट डायपोल मोमेंट है, मतलब जो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट निकाली, उन दोनों की डायरेक्शन रिवर्स होती है बेटा। तो नेगेटिव आपका सिंबल उस वजह से आता है। थर्ड है, दोनों में रिलेशन क्या है, तो ई इक्वेटोरियल जो आपका है वो माइनस ई एक्सियल बाई 2 आता है। कई कई बुक में यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल भी मिलेगा बेटा, सो डोंट वरी, वो उन्होंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया होता है। नेक्स्ट इज, ये जो रिलेशन है ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। ये कौन सा केस था, ये वो वाले केस का रिजल्ट है जब आपका पॉइंट जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो ना तो आपका एक्सियल लाइन पे है, ना ही आपका इक्वेटोरियल लाइन पे है, वो आपका किसी एंगल पे है इन बिटवीन दीज टू लाइंस। सो उस टाइम पे ये आपका रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब इनटू में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिकल डायपोल से रिलेटेड। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है इलेक्ट्रिकल डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अगर आप उसको रखते हो तो अपने 3-4 केसेस बनते हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, तो कब उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगी। तो ये सारा का सारा टॉपिक है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेम टॉपिक का दूसरा नाम है टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों टाइप से एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। कई बार ये जो टॉपिक है ये 3 टाइप से एग्जाम में देखने को मिलता है। या तो आपको टॉर्क ड्राइव करने को मिलेगा, या उसके जो 4 केसेस हैं ये बोला जाएगा कि इनको डिस्कस करो, या फिर थर्ड पे उस पे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है उसके रिजल्ट के ऊपर। सो अभी हम बात करते हैं उसके स्पेशल केसेस की, कि वो 4 केसेस कौन कौन से बनते हैं। सो नंबर 1 केस इज, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और मेन केसेस के अंदर हमें देखना क्या है कि P और E में क्या क्या रिलेशन है जिससे हमारा टॉर्क पे और हमारी फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि पहले केस में अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों पैरेलल है, दैट मीन एंगल इज 0 डिग्री, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E या PE साइन थीटा। अगर ऐसा है प्यारे बच्चों तो साइन 0 0, सो इसका मतलब नेट टॉर्क इस केस में 0 होगा। अब बात करते हैं नेट फोर्स की। तो फोर्स, दोनों चार्ज हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। और केस अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का है तो आप कोई भी केस ले लो बेटा, सारे केस के अंदर फोर्स आपकी 0 रहेगी, या आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अगर आपका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड आपस में क्या है, एंटी पैरेलल, मींस एंगल कितना है 180 डिग्री। सो उस केस में भी साइन 180 0 होता है, तो आपका जो नेट फोर्स और नेट टॉर्क है दोनों आपका क्या हो जाएगा 0। एक्चुअली आपको करके क्या देखना है बेटा, चारों केसेस के अंदर मैं आपको लर्न करने का तरीका बताती हूँ। आपका फॉर्मूला है टॉर्क का PE साइन थीटा। साइन थीटा में 4 केस बनेंगे, या तो आपका थीटा है 0 डिग्री, या 90 डिग्री, या आपका 180 डिग्री, या जो थीटा है हमें पता ही नहीं, आर्बिट्रेरी कोई भी हो सकता है। तो 3 केस तो वेल डिफाइंड है। जब 0 या आपका थीटा 180 होगा, दोनों केस में टॉर्क आपका 0 होगा। लेकिन जब 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। उस टाइम पे डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट होगी। सो उसके उस टाइम पे जो फॉर्मूला होगा टॉर्क का वो PE के इक्वल आएगा। और फोर्थ आपका जनरल केस है, उसमें थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल में कुछ भी आपको गिवन हो, आप जनरल केस लिख के आ सकते हो, दैट इज PE साइन थीटा। ये स्टूडेंट आप यहां पे देखें। सो इस टाइप से 4 के 4 केसेस आप लर्न कर सकते हो। क्योंकि बात है डायपोल की, तो हमें एनर्जी भी कैलकुलेट कई बार करनी आ सकती है एग्जाम में। सो वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम, जो डेरिवेशन होता है इसका, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल U सिंपल होता है, और फॉर्मूला 2 होते हैं आपके पास, या तो आप लिख सकते हो -PE cos थीटा,
या फिर cos थीटा को रिमूव करना चाहते हो तो -p.e भी आप लिख के आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. So in this manner we can complete our 6 topics. So next is electric flux. So wait a minute. Yes, next topic is electric flux. Electrical flux actually जो सिंबल होता है इसका वो होता है phi और ये प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया का. मीन्स नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया. एक एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं उससे हमें उसका फ्लक्स के बारे में पता चलता है. इंटीग्रल फॉर्म में हम कई बार फ्लक्स को E.A की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे गॉसियस लॉ में. अगर इसकी यूनिट की बात की जाए प्यारे बच्चों तो इस वाले फॉर्मूला से अगर हम E का फॉर्मूला पुट करें जो यूनिट है SI तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर अगर आप इसका सेकेंड पुट करना चाहते हो V/L वाला तो वोल्ट मीटर. ये दो इसकी SI यूनिट है. इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है. इसके डिफरेंट स्पेशल केसेस होते हैं. जैसे अगर E और A दोनों पैरेलल हैं तो जो इनका आंसर आएगा वो E.A आएगा. और अगर ये दोनों एंटी पैरेलल बोले तो मतलब 90 डिग्री के एंगल पे है, नॉट एंटी पैरेलल. ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. सो ड्यू टू E.A cos थीटा एंड cos थीटा इज 90 डिग्री, जो फ्लक्स आपका है वो भी क्या होगा 0 डिग्री होगा. ठीक है, इस केस के अंदर. नेक्स्ट केस में अगर मान लो सपोज कोई एंगल है आर्बिट्रेरी तो उस केस में E.A cos थीटा इसका आंसर होगा. कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है डिफरेंट टाइप की शेप्स. सो उस टाइम पे जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया आपको शेप के लिए. इस शेप में अगर बेस का पूछा जाए फ्लक्स तो आपका पॉजिटिव आएगा E.A और एरिया क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर है तो πr² मैंने फॉर्मूला लिखा है. और अगर आपका लेटरल में आएगा तो विद नेगेटिव साइन आएगा, मैग्नीट्यूड फ्लक्स का आपका सेम रहेगा. सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नेक्स्ट इज और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर कोई बात करे फर्स्ट यूनिट की और पूछे मुझसे कि मैम किस टॉपिक में से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, देखो आ तो किसी में से सकते बेटा नो डाउट, लेकिन कई बार एक छोटी होती है ना कि इस टॉपिक से तो आएगा एग्जाम में, तो वो टॉपिक है गॉसियस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. और एक और इंपॉर्टेंट बात, अब की बार सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस डिलीट किया है उसमें जो एक टॉपिक डिलीट किया ना इस कंप्लीट यूनिट का, वो भी आपका इसी टॉपिक से डिलीट किया है. इसमें आपका एक स्फेरिकल शेल होता था, उसकी वजह से आउटसाइड इनसाइड आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी होती थी, तो वो टॉपिक आपको नहीं करना है, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है. सो डिस्कस करते हैं अभी गॉसियस लॉ और कुछ जो बच गई हैं इसकी एप्लीकेशन जो डिलीट नहीं हुई हैं, जो करनी है हमें, उनको डिस्कस करते हैं. सो वेट अ मिनट. ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज गॉसियस लॉ. सो गॉसियस लॉ आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से रिलेटेड है. लाइक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हमने लिखा था E.D और फर्दर जो ये आपका है ये है जो आपका टोटल चार्ज इनक्लोज है. कई बुक में यहाँ पे आपको कैपिटल क्यू भी मिल सकता है, वो सिंबल है बेटा, बुक टू बुक वेरी कर सकता है. अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द गॉसियस लॉ कि जो फ्लक्स आपका है वो टोटल किसके इक्वल है, नेट चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इसके आपका इक्वल है. अगर बात की जाए इसकी एप्लीकेशंस की, क्योंकि आपको ड्राइव ये है, ये क्लास में आप कर चुके हैं अच्छे से, सेपरेट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है. सो अभी है मेन इनके पॉइंट्स. सो इसमें मैंने स्फेरिकल शेल का नहीं डाला है क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है. तो बाकी जो एप्लीकेशंस है आपको क्या करना है, ए से लेके ई तक जितने भी मैंने ये आपसे पॉइंट डिस्कस किए हैं इनको आपको सेपरेट स्टडी करके अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट ये कैसे आया तो वो आप देख सकते हैं वहां से. सो फर्स्ट इज फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, या कई बार आपको K की फॉर्म में भी मिल सकता है KQ अपॉन R स्क्वायर. क्यों? क्योंकि कैपिटल K को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हम लिखते हैं. नेक्स्ट है अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात की जाए विद डेफिनेट वॉल्यूम, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पास होता है वो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा. ये जो आपको रिजल्ट्स है ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट इज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. एक आपकी चार्ज डेंसिटी होती है बेटा 3 टाइप की, लीनियर, एक सरफेस वाली होती है, एक वॉल्यूम की. लीनियर में लैम्डा डील करता है, सरफेस में सिग्मा और वॉल्यूम में रो. तो अगर आप बात करें लाइन चार्ज की तो वहां पे जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी
वो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होगी। अगर आप इनफाइनाइट प्लेन सरफेस की बात करेंगे जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी सिग्मा, मैं प्लेन की बात कर रही हूं, तो उस टाइम पे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर आप बात करें कंडक्टिंग शीट की, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर चार्ज डेंसिटी क्या है उसकी सिग्मा, तो वहां पे आपका होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इन शीट्स की अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक था वो प्लीज आप लर्न करना, जिसमें 2 शीट्स आपके पास है, दोनों पे सेम टाइप की चार्ज डेंसिटी या डिफरेंट टाइप की है, सो उसमें 3 रीजन आपके होते हैं। सो किस रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, प्लीज वो टॉपिक आप पूरे डिटेल में लर्न करना। सो नेक्स्ट के लिए वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, कई बार आपके एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की कुछ सरफेस दी जाती है बेटा, और आपको फ्लक्स निकालना होता है, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस शेप में फ्लक्स को कैसे लर्न करें। सो मैंने बोर्ड के ऊपर आपके लिए कुछ शेप्स बनाए हैं, मेनली इन्हीं शेप्स में आपके बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन किए जाते हैं। एक आज जैसे मैं शेयर करती हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके सारी फिगर्स को देख सकते हैं कि किसमें कितना फ्लक्स आपका है। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करूं, ये आपको कोई सरफेस दे रखी है जो किसी स्क्वायर की है, साइड ए है, यहां से इस डिस्टेंस पे a/2 डिस्टेंस पे कोई चार्ज है, तो वहां पे चार्ज प्रेजेंट है और फ्लक्स पूछा जाए पूरे स्क्वायर का, तो आप क्या निकालेंगे, Q अपॉन में 6 पाई, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे सपोज आपके किसी क्यूब के एक एज के सेंटर के ऊपर कोई चार्ज है, उसकी वजह से पूरे क्यूब पे फ्लक्स पूछा गया है कितना होगा, तो वो Q अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आपका हो सकता है। नेक्स्ट, ऐसे ही जैसे आपके एक क्यूब के एक फेस के सेंटर में अगर है, तो फिर आपका पूरा कंप्लीट क्यूब का पूछा जाए तो Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आपका ये है। एक सिंपल सा आपको तरीका बताती हूँ आपको लर्न करने का। देखो बेटा, सपोज यहाँ पे आपका ये Q है, आप ये 4 कैसे निकालेंगे, इसके साइड में अगर आप बॉक्स रखें तो डायरेक्ट इसको कितने बॉक्स टच कर सकते हैं, तो उससे भी आप ये निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को 4 ही क्यूब आपके टच करेंगे, इस वाले पॉइंट को 2 ही क्यूब आपके टच करेंगे, तो ऐसे भी आप एक छोटे से हिंट बना के भी इन सारी फिगर्स को लर्न कर सकते हो। ये लास्ट वाला थोड़ा सा अलग सा है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक स्फीयर ये है, एक बाहर वाला स्फीयर है, और ये पूछा गया है कि दोनों का फ्लक्स कितना है। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, फ्लक्स क्या है एक्चुअली, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। तो जो ये लाइन है, यही लाइन तो आउटर में से पास हो रही है बाहर वाले सर्कल में। सो कहने का मतलब इस टाइप की कभी भी शेप आए तो उनमें पूछा जाए कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कितना होगा फ्लक्स, तो वो आपका सेम होता है। ये वाले में सपोज आपको एक कॉर्नर पे पॉइंट दे दिया जाए, एक सिंगल चार्ज की वजह से आपको सेपरेट सेपरेट फेसेस पे या पूरे क्यूब पे या सिर्फ एक प्लेन पे निकाला जाए कि कितना फ्लक्स होगा, तो वो आप इन सारे डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट है, ये आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, पहला है आपका वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली हमने 10th क्लास से इस टॉपिक को पढ़ा है। ये क्या होता है, एक वर्क डन होता है बेटा, जिसके अंदर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने का काम करते हैं, राइट। सो उसी फॉर्म से मान लो सपोज 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट है, आपका ए पे ए है, दूसरे पे बी है, या 1 और 2 से रिप्रेजेंट करें। सो अब 12th क्लास में वो जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था उससे थोड़ा हायर लेवल का हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम पोटेंशियल का वर्क और चार्ज से डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके साथ। तो नया फॉर्मूला है हमारे पास V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr 1.6 सेकेंड, लोअर से हायर। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको रिप्रेजेंट करता है अपना। और एक सेकेंड हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है इसका ड्राइव भी किया है, V2 माइनस V1 को हम K Q इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 की फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक आध और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होगी एक चार्ज की, जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो उसको हम डेल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। सो क्यू इंटू डेल वी। और लास्ट मैंने क्या लिखा है, जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका डजंट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड आपका नहीं करता है। अब ऐसे ही अगर आपको ये लर्न हो गया है
तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर हम दो पॉइंट की बात नहीं करेंगे, दो पॉइंट में हम एक पॉइंट को इनफाइनाइट मान लेंगे कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को हम किसी डिस्टेंस r तक अगर लेके आते हैं तो वर्क डन कितना होगा, उसका पोटेंशियल स्टोर कितना होगा। सो वो आपका है माइनस E डॉट dr इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ये आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और k के फॉर्म में k क्यू बाय r। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस r एट एंगल थीटा। अगर डाइपोल की बात की जाए वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था बेटा k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे p आपका डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट है, और कई बार क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल, पक्के से पक्का कई बार यहीं से आता है आपका, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। ये मैग्नेटिक फॉर्म में भी आपको मिल सकता है और इसमें जो न्यूमेरिकल आता है वो इस पार्ट पे आता है कि कई बार ये जो E है ये अकेला r का फंक्शन ना देके x में, y में, z में ऐसे आपको मिलता है बेटा सेपरेट करके, क्योंकि यहाँ पे x, y, z ये तीनों ही आपके r के फंक्शन हैं, राइट। r इज द पोजीशन वेक्टर और यहाँ पे ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। सो मेरा ये आपसे कहना है कि अगर पोटेंशियल वाले पार्ट में से अगर कहीं से आएगा न्यूमेरिकल पोर्शन आया तो वो आपका इन न्यूमेरिकल्स मतलब इन फॉर्मूला से रिलेटेड आपको आएगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज अबाउट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। लेकिन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में मैंने देखो डॉट 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 डाला है, इसका क्या मीनिंग है, पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसके बाद उसके सब टॉपिक्स है बेटा कि सीरीज में, पैरेलल में कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एक पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिकल स्लैब डालें, कंडक्टिंग स्लैब डालें तो क्या होगा, दो कैपेसिटर को ज्वाइंट करेंगे तो कौन कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे। सो आप प्लीज थोड़ा सा और वेट करें, थोड़ा बोर ना हो, थोड़ा चिल मार के अपने आगे वाले पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आज आपकी एक कंप्लीट यूनिट फिनिश हो जाएगी। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट कैपेसिटेंस वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तो छोटे छोटे टॉपिक मेरे से मिस हो गए बेटा, वो करते हैं स्टार्ट। एक आपका होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस, ये क्या होती है, ये स्पेशल टाइप की सरफेस होती है जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वर्क डन निकालते हैं ऐसी सरफेस के ऊपर तो वर्क डन कंप्लीट पाथ में 0 आता है। नेक्स्ट थिंग, इस टाइप की सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सरफेस के साथ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बेटा कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं सो उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, मींस उसकी शेप कैसी होगी, ये आपसे पूछा जाता है। लाइक अगर पॉइंट चार्ज है तो कोसेंट्रिक सर्कल्स आपके होते हैं, उस शेप की आपकी होती है। लाइन चार्ज है तो कोएक्सियल सिलेंडर की शेप होती है। और अगर आपका यूनिफॉर्म फील्ड है तो आपकी क्या होता है, प्लेन पैरेलल टू ईच अदर, इस टाइप की आपकी शेप होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का है। यहाँ पे दो केस आपके बन सकते हैं 12th क्लास के अकॉर्डिंग। एक तो आपके अगर दो चार्ज हैं उनकी वजह से अगर एनर्जी पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय r। या अगर आपके तीन चार्ज हैं और वो आपके ट्रायंगल की शेप में इस फॉर्म में है सो उनकी वजह से जो आपका एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला बनेगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। अगर आपका चार्ज सेकंड थर्ड होगा तो R23 आ जाएगा। अगर आप चार्ज आपका थर्ड और 3 और 1 होगा, थर्ड और फर्स्ट, तो आपका R3 और 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। सो इस टाइप से आपका ये पोटेंशियल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ये स्टूडेंट, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज कंडक्टर या कैपेसिटेंस, या लास्ट में बात करेंगे कैपेसिटर की। तो क्योंकि मैंने सबसे पहले लिखा है कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। और किसी कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, जैसे इनसाइड आ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होती है आपकी, सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर होती है। अगर कोई चार्ज कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, कोई स्फेरिकल कैविटी है उसके अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0 होगी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपने सुना होगा, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो आपकी सरफेस पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो हमें कैपेसिटर बनाने में हेल्प करेंगी। सो नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस क्या है। यस,
जो पोटेंशियल है वो आपके चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि जितना आप चार्ज देंगे उतना किसी बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब मैथ्स में जब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो इस केस में सी है, और सी का नाम क्या है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की जो यूनिट है आपकी वो फेराड होती है, और जो ये फेराड है बेटा ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। ये प्रूव करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड में वैसे तो ये माना जाता है बेटा कि कैपेसिटर की दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन आइसोलेट के अंदर जो दूसरी प्लेट है वो इंफिनिटी पे मानी जाती है। तो उस केस में अगर आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं अर्थ का, तो इस आर की जगह पे हमें अर्थ की रेडियस को पुट करना होगा, और जब हम यहाँ पे आर की प्लेस पे अर्थ की रेडियस को पुट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आप देखें एक बारी, 711 माइक्रोन फेराड। माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁻⁶, मींस कितनी ज्यादा कम। अर्थ कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज है, और उसकी कैपेसिटी भी जब माइक्रोन में है, सो दैट मींस फेराड जो है वो आपकी कितनी बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। सो नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कैपेसिटर की और उसकी वर्किंग की, या प्रिंसिपल की, एक कैपेसिटर कैसे आपका बनता है, राइट स्टूडेंट्स। सो आप यहाँ पे देखें इसका प्रिंसिपल क्या है। सपोज आपके पास कोई एक मेटल की प्लेट है, सपोज कोई कंडक्टर है, आपने उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, आप उसको चार्ज देते गए। जब आप उसको चार्ज देते गए तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे आपका चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे आपको प्रोसेस को स्टॉप करना है। उसके बाद जब आप उसके पास में कोई अनचार्ज मेटल को या किसी कंडक्टर को लेके आओगे जो फिर से आपका इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, तो बाय इंडक्शन उसके ऊपर कुछ चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाली प्लेट को अर्थ कर देते हैं बेटा, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर की जो अपनी एक प्रॉपर्टी है कि एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो हम उसको अचीव कर पाएंगे। सो ये आपका वर्किंग या प्रिंसिपल लगा लो, किसका होता है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर आपके अलग अलग शेप के होते हैं बेटा, आपके स्फेरिकल हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल, तो डिफरेंट टाइप के आपके कैपेसिटर होते हैं डिफरेंट वैल्यूज के। सो आप यहाँ पे देखें, मैं 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करती हूँ। सबसे फर्स्ट और सबसे मेन जो अपने सिलेबस में है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहाँ पे A एरिया होता है प्लेट्स का, और D दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन होती है। ये सेपरेशन जितनी ज्यादा, ये जितनी ज्यादा उतना कैपेसिटेंस कम, ये जितनी कम मतलब जितना आपका डिस्टेंस कम उतनी कैपेसिटी ज्यादा। आप ऐसे भी रिलेट करके कैपेसिटेंस को निकाल सकते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैपेसिटेंस वगैरह नहीं आती। कैपेसिटेंस तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। जैसे लाइक फोर्स पूछी जाए कि जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कोई तो फोर्स होगी ना, तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो प्लीज आप वीडियो को स्टॉप करके या यहाँ वाले न्यूमेरिकल पार्ट को थोड़ा जूम करके आप इन फॉर्मूला को प्लीज अपनी कॉपी पे लिख लेना, उनको लर्न कर लेना। ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा जाए दो प्लेट्स के बीच की, या आपसे पोटेंशियल पूछा जाए दो प्लेट्स के बीच का पैरेलल प्लेट्स के अंदर, तो ये चार चीजें आप प्लीज लर्न करना। किससे रिलेटेड, पैरेलल प्लेट से रिलेटेड। सो नेक्स्ट अभी करते हैं डाइलेक्ट्रिकल स्लैब के बारे में, कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिकल स्लैब को इंसर्ट करें तो उस टाइम पे इन चीज पे आपका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला होंगे। सो वेट अ मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हम डाइलेक्ट्रिकल स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे उसके चार्ज पे, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट है इससे रिलेटेड। जो चार्ज आपका है वो चेंज हो जाएगा और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी। तो प्लीज आप इन फॉर्मूला को दोनों को इक्वेट करके लर्न कर लेना। थर्ड है कि अगर आपका ये डाइलेक्ट्रिकल स्लैब ना होके कोई कंडक्टिंग स्लैब आए और जिसके लिए K की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाए, तो जो चार्ज पे इफेक्ट है वो -Q के इक्वल हो जाएगा, और जो कैपेसिटेंस है वो आपकी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D - T आपकी रह जाएगी। एक एक्स्ट्रा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जाता है बेटा कि दो प्लेट्स के बीच में अगर एक रोड को इस टाइप से इंसर्ट किया जाए
कि वो दोनों आपकी प्लेट को टच करें, तो उस टाइम पे ये बताएं कि उसकी कैपेसिटेंस में क्या फर्क आएगा, क्या चेंज आएगा। तो उनका जो कैपेसिटेंस है वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा इस केस में। एंड लास्ट वन इज इन दिस टॉपिक, एक आपका होता है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यस, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या होता है, सपोज आपके पास दो प्लेट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये कोई डाइलेक्ट्रिकल स्लैब है। जैसे इसको बीच में डाला जाएगा ये पोलराइज हो जाएगी। पोलराइज का मीनिंग, जो इसका ये वाला एंड पॉजिटिव के नजदीक है वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो नेगेटिव के नजदीक है वहां पे पॉजिटिव। और एक टाइप से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इस जो आपका ये डाइलेक्ट्रिकल स्लैब है इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बाहर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, उसकी ये डायरेक्शन है, लेकिन जो इसके अंदर बिल्डअप होगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब नेट निकालेंगे तो नेट में आउटसाइड जो है उसको इनसाइड का जो अपोज कर रहा है उसमें से उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बचेगा, जिससे ये जो टॉपिक था और ये टॉपिक था ये निकालने में आपको मदद मिलेगी। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट कुछ ही आपके इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सम केसेस ये आपकी हेल्प करेंगे बेटा कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के अंदर। सो वेट अ मिनट, वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सपोज अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने इस टाइप से चार पार्ट में डिवाइड किया कि उसकी जो कंप्लीट डी थिकनेस थी वो आपका सम होगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और जो बीच में स्लैब्स हैं उनका जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K है वो भी सबका डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक इसका K1, K2, K3, K4। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन का अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपको कैपेसिटेंस पूछा जाए, न्यूमेरिकल की बात कर रही हूं, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। प्यारे बच्चों देखो, एप्सिलॉन नॉट A तो एज इट इज, क्योंकि एरिया पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, बस हमने उसको सेपरेट किया है, तो इसका मतलब D जो आपका है वो आपका इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मैं इसकी बजाय 4 की बजाय 2 का केस लेती हूं और डिस्टेंस पे इक्वल इक्वल उसको डिवाइड करती हूँ, लाइक d/2, तो आप यहां देखें एप्सिलॉन नॉट A/D ये एज इट इज, ये आपको शॉर्टकट लर्न करना है बेटा। ऐसे ही सपोज हम अब की बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को वर्टिकल ना कट करके हम उसको हॉरिजॉन्टल कट करते हैं 2 में 3 में, जैसे इसमें मैंने आपका 3 में लिया है, यहाँ पे मैंने 2 में लिया है, तो उन केसेस में क्या क्या फॉर्मूला होंगे आपके। तो जब हम उनको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो आपके डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पैरेलल प्लेट के बीच की सेपरेशन सेम रहती है, लेकिन उनका एरिया है बेटा उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। इस केस में आपका एरिया A1, A2, A3 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो 2 हाफ्स में, तो एरिया आपका A/2 होगा। D इस टाइप के केसेस में सेम रहता है, जैसे इस टाइप के केसेस में एरिया सेम रहता है, तो इस टाइप के आपके केसेस के अंदर डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन और भी आपके कई हैं जो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक से प्लीज प्रैक्टिस करना। सो वेट अ मिनट, नेक्स्ट इज कैपेसिटर इन सीरीज। अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में है तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल है आपका बेटा वो ये फॉर्मूला होगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका सीरीज में 1/C1, 1/C2, 1/C3 सो ऑन अप टू इस टाइप से आपका डील करता है। और अगर पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल में आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3 इस फॉर्म में आपका चलता है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इसमें 3 फॉर्मूले हैं बेटा आपके पास, तीनों आप न्यूमेरिकल के लिए कोई भी लर्न कर सकते हो, हाफ CV², Q²/2C या हाफ QV। तीनों फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब आप 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो किसी की के साथ में, सपोज दोनों का ये वाला एंड पॉजिटिव है, ठीक है, और सेकंड वाला नेगेटिव, तो उस टाइम पे दोनों क्या क्या शेयर करेंगे, तो उनके पोटेंशियल पे, उनके चार्ज पे, लॉस ऑफ एनर्जी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो फॉर्मूलाज मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख रखा है। लेकिन इसके अंदर बेटा कई बार सिचुएशन क्या होती है, अगर सपोज इसका ये वाला एंड पॉजिटिव है तो इस नीचे वाले को रोटेट करके नेगेटिव ये यहां कर देते हैं, पॉजिटिव वहां कर देते हैं, तो उन केसेस में इन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आ जाएगा, जस्ट ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे जो पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, चार्ज सेम रहेगा, लॉस ऑफ एनर्जी के अंदर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज उस केस के लिए जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, नीचे वाले को थोड़ा मूव कर देते हैं, तो ये सारी चीजें आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेम रहेंगी, बस साइन आपके पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होंगे। सो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से ये पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट यूनिट पढ़ ली है। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं जो आपको करनी है। डाइलेक्ट्रिकल स्लैब अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं
और उसको अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में उसकी एनर्जी पे, कैपेसिटेंस पे, वोल्टेज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एक आपका होता है जब डायरेक्टिक स्लैब है कैपेसिटर के बीच में लेकिन बैटरी को ऑफ कर देते हैं तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस पे, पोटेंशियल पे, इन चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लेक्चर को और ज्यादा नहीं बड़ा बनाना चाहती बेटा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि डेफिनेटली लास्ट से लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आया था, तो प्लीज ये डायरेक्टिक स्लैब का बैटरी वाला जो कॉम्बिनेशन है, बैटरी जब अटैच है और जब आपकी डिस्कनेक्ट है, सो ये टॉपिक और आप प्लीज करना। और साथ ही आपको और टिप्स देती हूँ, एक न्यूमेरिकल कई बार बहुत बार आता है कि सपोज आपके स्मॉल आपके रेन ड्रॉप्स हैं, उनको इकट्ठा करके एक बड़ी ड्रॉप बना देते हैं, सो उसकी रेडियस में क्या इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी प्लीज और प्लीज आप करना। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, टेक केयर, बाय एवरीवन।